हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपको सबसे ज्यादा मार्क्स दे सकता है और वो है शेयर कैपिटल, जिसको हम बोलते हैं इशू फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर। इसको हम और क्या बोलते हैं, कैपिटल, शेयर कैपिटल का चैप्टर। ठीक है, तो ये इसके अंदर कंसेप्ट इतने हैं, इतनी सारी चीजें हैं कि आप इसको अगर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि भाई थियरी बहुत ज्यादा है। तो हमने क्या किया, थियरी का एक अलग ही वन शॉट दे दिया है। तो इस वीडियो के अंदर हम उसी थियरी को कवर करेंगे और इसके बाद आपको मिलेगा क्या, कंसेप्ट का, जो इसका शेयर कैपिटल के कंसेप्ट का वन शॉट। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को और पढ़ते हैं शेयर कैपिटल की थियरी। तो आगे तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात आती है कि जो शेयर हैं ये क्या है। शेयर कंपनी इशू करती है और शेयर कैपिटल के बारे में बात हो रही। कंपनी अकाउंट्स आपकी बुक का नाम है, ये दूसरी बुक है आपकी। ठीक, सेकंड पार्ट है। इससे पहले आपने पार्टनरशिप पढ़ी होगी। चलिए, तो कंपनी क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है, सर कंपनी अकाउंट पढ़ा रहे तो कंपनी क्या है वो तो बताओगे ही ना। तो बेटा कंपनी अकाउंट जो है उसकी डेफिनेशन है, कंपनी मींस अ कंपनी। कंपनी का मतलब कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। कौन सा एक्ट, कौन सा कानून? कंपनीज एक्ट 2013 की बात हो रही है यहाँ पे। तो कंपनी वो होती है, उसको हम कंपनी बोलते हैं जो कंपनी के रूप में इनकॉर्पोरेट यानी बनाई गई है, रजिस्टर की गई है इस एक्ट में, और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, या फिर किसी भी प्रीवियस पहले के कंपनी लॉ में, पहले कोई कंपनी का कानून होगा। ठीक, तो उसके अंदर क्या किया गया बेटा, इसको रजिस्टर किया गया, तब जाकर हम इसको कंपनी बोल रहे हैं। ओके, अब इससे तो हमें कुछ क्लैरिटी मिली नहीं, तो अब हम क्या करते हैं, प्रोफेसर हैने हैं, उन्होंने एक बहुत प्यारी डेफिनेशन दी थी, उसको पढ़ते हैं। इन्होंने क्या किया कि जितने भी फीचर्स इनको समझ में आए, इन्होंने एक डेफिनेशन बना दी उससे। तो कह रहे हैं कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, यानी नेचुरल पर्सन नहीं। जैसे हम नेचुरल पर्सन है, चिंटू मिंटू सीता गीता, ये नेचुरल पर्सन है, लेकिन ये आर्टिफिशियल पर्सन है। ये खाना नहीं खा सकते, ये सो नहीं सकते। तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाय लॉ, हैविंग सेपरेट एंटिटी। ठीक है, कौन क्रिएट कर रहा है? लॉ, यानी कानून इसको क्रिएट कर रहा है, बना रहा है। ठीक, और इसकी एक सेपरेट एंटिटी, अलग से पहचान है। किससे अलग पहचान है इसकी? तो जो इसके शेयर होल्डर होते हैं, मेंबर होते हैं, या फिर हम बोले ओनर्स होते हैं, उनसे अलग इसकी पहचान है। क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है, पार्टनर और पार्टनरशिप लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही होते हैं। अगर ये पार्टनर्स छोड़ के चले जाए तो पार्टनरशिप बचेगी नहीं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, इसकी अलग पहचान है। अगर मेंबर नहीं भी बचे तो भी क्या होगा बेटा, कंपनी की एक अलग एग्जिस्टेंस है, कंपनी अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। ओके, तो फिर हम कहां पे थे, फिर से पढ़ते हैं। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट एंटिटी विद अ परपेचुअल सक्सेशन। इसकी परपेचुअल सक्सेशन और इसके पास कॉमन सील है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या है कि इसके जो लाइफ है वो नेवर एंडिंग है, उस पर इंपैक्ट नहीं पड़ता मेंबर्स का। ओके, और इसकी कॉमन सील है, जैसे हम लोगों का सिग्नेचर्स होते हैं, कंपनी का कॉमन सील हो सकती है, एक तरह की स्टैंप है जो हर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पे अफिक्स की जाती है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं इसके फीचर्स क्या क्या हैं। तो फीचर्स यहाँ पे आपको 8 फीचर दिख रहे हैं, इनकॉर्पोरेशन, सेपरेट लीगल एंटिटी, आर्टिफिशियल पर्सन, परपेचुअल एग्जिस्टेंस, लिमिटेड लायबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, मैनेजमेंट एंड ओनरशिप एंड कॉमन सील। तो अब ये जो है बेटा 8 8 8 जो फीचर्स है, इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आएगा इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन का मतलब मैंने आपको बताया, रजिस्टर करना। ठीक है, रजिस्टर करना कहने का मतलब क्या है कि अपने आप नहीं बनती कंपनी, कंपनी को बनाना पड़ता है। कैसे बनाना पड़ता है? लॉ की एक प्रोसेस होती है, कानून की एक प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, उसको फॉलो करते हैं। सर ये कानून की प्रक्रिया कहाँ लिखी है? ये कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर लिखी गई है। ठीक, तो कह रहे हैं कि कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो क्रिएट की जाती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉ। ये बात मैंने आपको बता दी। और ये जो लॉ है ये क्या है? द कंपनीज एक्ट। चाहे ये अभी वाला हो चाहे पिछला वाला हो। सर पिछला वाला कोई था? हाँ बेटा था। उसका नाम क्या था? उसका नाम भी कंपनीज एक्ट था, लेकिन उसका कब आया था? 1956। तो क्या बोलते हैं, कंपनीज एक्ट 1956। तो अल्टीमेटली इस पॉइंट का कहने का मतलब ये है कि अपने आप नहीं बनती, बनानी पड़ती है, इनकॉर्पोरेशन करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। फिर इसके बाद आता है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी कि ये अलग है क्या कानूनी रूप से, इसकी पहचान। तो कंपनी जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इस वजह से इसकी एक अलग पहचान है। किससे? फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर। इसके जो शेयर होल्डर है, सर शेयर होल्डर कौन होते हैं? जो बेटा शेयर्स खरीदते हैं। सर शेयर क्या होता है बेटा? शेयर कैपिटल। सर शेयर कैपिटल क्या होती है? कैपिटल सुनी थी हमने तो बेटा मान लो ये एक कंपनी की कैपिटल है, हर बिजनेस में कैपिटल लगती है, इतना तो पता है, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो कंपनी की जो कैपिटल होती है उसमें फर्क क्या होता है कि ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूटी हुई होती है।
ठीक है, मान लो ये बॉक्स है जो उसकी टोटल कैपिटल को रिप्रेजेंट करता है और ये उसके छोटे 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 टुकड़े हैं। समझ में आ रही है बात? कहने का मतलब मान लो कि एक कंपनी की जो कैपिटल है वो 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए, ठीक है, और इसका जो एक शेयर है वो 10 रुपए का है। इसका मतलब क्या है, इसके 10,000 शेयर हैं। क्या है बेटा, 10,000 शेयर है, यानी 10,000 टुकड़े हैं। तो एक शेयर कितने का, 10 रुपए का हुआ, और 10,000 शेयर अगर है तो वो 1 लाख रुपए के हुए। तो अगर मैं इस कंपनी का एक शेयर खरीद लेता हूँ यानी 10 रुपए दे करके, तो मैं पूरे 1 लाख रुपए की कंपनी के मालिक हूँ। कितना, 10, कितना बेटा, 1,010वें हिस्से का। बात समझ में आ रही है? तो हम क्या कर सकते हैं, हम शेयर्स खरीद सकते हैं, और ऐसे ही अगर हम पब्लिक कंपनी के बारे में बात करें तो पब्लिक कंपनी जो होती है वो शेयर इशू करती है, पब्लिक को बोलती है आओ हमारे शेयर खरीद लो, और पब्लिक शेयर खरीद लेती है। मान लो तुम्हें 2 शेयर लेने हैं तो तुम 20 रुपए दो, तुम्हें 8 शेयर लेने हैं तो तुम 80 रुपए दो। ठीक है, तो ऐसे शेयर खरीद खरीद के पब्लिक क्या बन जाती है, ओनर बन जाती है, शेयर होल्डर बन जाती है, या फिर हम कहें मेंबर बन जाती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि ये जो मेंबर हैं इससे अलग पहचान है कंपनी की, ये दोनों एक नहीं है। आई होप यहां तक क्लियर है। थर्ड पॉइंट आता है आर्टिफिशियल पर्सन, क्योंकि अभी तक बार 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 बोल रहे हैं आर्टिफिशियल पर्सन है। तो सबसे पहली चीज बताई कि इन द आईज ऑफ लॉ, कानून की नजरों में आर्टिफिशियल पर्सन है, एक्चुअल में तो है ही नहीं है। कोई भी कंपनी जिसका नाम आप जानते हो, आपकी फेवरेट कंपनी हो, जाकर देखो कहाँ है, कहीं नहीं है। आप उसके ऑफिस के बाहर खड़े हो जाओगे, उसकी बिल्डिंग दिख जाएगी, वहां के एम्प्लॉयज दिख जाएंगे, उस कंपनी का फर्नीचर मशीनरी सब दिख जाएगा, लेकिन कंपनी कहाँ है? कंपनी है इन द आईज ऑफ लॉ, कानून की नजर में एक आर्टिफिशियल पर्सन है, देयर इज नो पर्सन। इट कैन ओन, अब ये क्या कर सकती है, ये ओन कर सकती है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी खरीद सकती है, इसके नाम पे प्रॉपर्टी हो सकती है। एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकती है। ठीक है, कंडक्ट बिजनेस, कंपनी बिजनेस कर सकती है। sue और बी sued फॉर इट्स डेट्स एंड एक्शन, कि अगर भाई कोई उधार दिया लिया है या कोई एक्शन किया है तो ये किसी पे केस भी कर सकते हैं और इस पे भी कोई केस कर सकता है। ठीक है, ये है इसका थर्ड पॉइंट। फिर बात करते हैं परपेचुअल एग्जिस्टेंस या फिर बोले परपेचुअल सक्सेशन, बात एक ही है। तो अ कंपनी हैज अ परपेचुअल सक्सेशन दैट इज इट्स एग्जिस्टेंस इज नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ, ल्यूनेसी, बैंकरप्सी ऑफ इट्स मेंबर और शेयर होल्डर। कह रहे हैं कि भाई परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या है, कि जो इसका एग्जिस्टेंस है, जो इसका अस्तित्व है, वो अफेक्ट नहीं होता डेथ से, किसी के पागल हो जाने से या कंगाल हो जाने से। किसके? मेंबर के। मेंबर मर जाए, मेंबर पागल हो जाए, मेंबर कंगाल हो जाए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। द लाइफ ऑफ अ कंपनी कम्स टू एन एंड, कंपनी की जो लाइफ है वो तभी अंत हो सकती है ओनली बाय वाइंडिंग अप थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉ, जब हम इसको वाइंड अप यानी बंद करते हैं, खत्म करते हैं। कैसे? प्रोसेस ऑफ लॉ से, यानी कानूनी प्रक्रिया से। ओके, चलिए, फिर इसके बाद आता है फिफ्थ पॉइंट, लिमिटेड लायबिलिटी। अब जैसे आपने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा, आपने पढ़ा इसका पार्टनरशिप का फॉर्म, बिजनेस का, इन सब के केस में इनकी जो लाइबिलिटीज थी वो अनलिमिटेड थी। इन केस अगर कोई भी इनका बिजनेस, इनकी लाइबिलिटी इतनी हो जाती है कि वो असेट बेचकर भी उतना पैसा नहीं चुका पाते, तो इसका मतलब बेटा क्या है, कि उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी से पैसा लिया जाएगा, वसूला जाएगा, और फर्म के डेट को, बिजनेस के डेट को चुकाया जाएगा। दैट मीन्स इनकी जो लाइबिलिटी हो गई ऐसे, इस केस में क्या हो गया, अनलिमिटेड। लेकिन अगर हम बात करते हैं कंपनी के केस में, तो कंपनी के केस में नॉर्मली लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। क्या होती है बेटा? लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। ओके, तो लाइबिलिटी लिमिटेड कितनी होती है? अगर मैंने 10 रुपए का शेयर खरीदा है तो मेरा नुकसान कितना होगा कंपनी बंद होने पे? सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए। अगर कंपनी अपना डेट नहीं चुका पा रही है तो उस केस में ऐसा नहीं हो सकता कि वो मेरी प्रॉपर्टी बेच करके, मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच करके अपना डेट चुकाए, क्योंकि हमारी यहाँ पे लाइबिलिटी कैसी है? लिमिटेड है। सर कंपनी के केस में अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं हो सकती? हो सकती है बेटा, लेकिन नॉर्मली लिमिटेड ही होती है। और ये हुआ क्यों? क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी है। ओके, फिर लाइबिलिटी जो होती है वो गारंटी भी होती है, गारंटी के थ्रू भी होती है लिमिटेड। कि अगर कोई कंपनी है, कंपनी को क्या करा बेटा, कंपनी को शेयर होल्डर ने वादा करा कि भाई मैं आपसे 5,000 शेयर ले रहा हूँ, 5,000 रुपए के शेयर ले रहा हूँ, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर कंपनी डूबेगी या कुछ भी होगा तो वाइंड अप के टाइम पे मैं कम से कम 10,000 रुपए दूंगा। तो अब उसकी जो लाइबिलिटी है वो 10,000 रुपए तक लिमिटेड हो गई, और ये 10,000 रुपए कहां से आएगी? गारंटी से आए, गारंटी दिया ना उसने कि 10,000 रुपए तो दे दूंगा मैं। तो ये 3 तरह की हो सकती है, लिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी।
ठीक है, आगे और पढ़ लेंगे डिटेल में, वैसे तो सब कुछ बता ही दिया मैंने। फिर बात करते हैं फीचर ऑफ कंपनी में 6th पॉइंट की, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। अब देखो, इससे पहले मैं ये बताऊं आपको, मैं बता दूं कि कंपनी ना दो तरह की होती है मेनली। एक होती है पब्लिक कंपनी, एक होती है प्राइवेट कंपनी। इतना तो सुना ही होगा आपने नॉर्मल लाइफ में भी। तो जो पब्लिक कंपनी होती है ना, उसके शेयर फ्रीली ट्रांसफर होते हैं। जैसे आपने जो भी कंपनी सुनी है वो बहुत हद तक क्या कहते हैं प्राइवेट भी हो सकती है, पब्लिक भी हो सकती है, लेकिन जैसे टाटा कंपनी, बड़ी बड़ी जितनी भी आपने कंपनी सुनी है वो पब्लिक कंपनी ही होंगी। रिलायंस कंपनी हो गई, टाटा कंपनी हो गई, महिंद्रा कंपनी हो गई, ये सब क्या है बेटा, पब्लिक कंपनी है। तो पब्लिक कंपनी के जो लोग, पब्लिक कंपनी जो होती है वो पब्लिक को शेयर बेच सकती है और पब्लिक से पैसा ले सकती है। प्राइवेट कंपनी ऐसा नहीं कर सकती। सबसे पहली चीज तो मैं यही बताऊंगा। तो अब आपको समझ में आ गया कि शेयर्स पब्लिक कंपनी के नॉर्मली पब्लिक के पास होते हैं, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स पब्लिक के पास नहीं होते। तो इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, यानी ट्रांसफर मतलब मैंने अगर रिलायंस कंपनी का शेयर खरीदा और मैंने आपको बेच दिया, तो मुझे किसी रिलायंस कंपनी के एम्प्लॉय से या अंबानी जी से पूछने की जरूरत नहीं है। फ्रीली ट्रांसफर कर सकता हूं, मैं तुम्हें दे सकता हूं, तुम आगे किसी को बेच सकते हो, फ्रीली ट्रांसफर। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्राइवेट कंपनी, तो प्राइवेट कंपनी के केस में फ्रीली ट्रांसफर नहीं है, वहां पे रिस्ट्रिक्शन है। तो शेयर्स ऑफ अ कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल एक्सेप्ट इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनीज। द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनीज इज रेगुलेटेड बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। प्राइवेट कंपनी के जो शेयर ट्रांसफर होते हैं वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो रूल्स लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग होते हैं, देयर इज रिस्ट्रिक्शन। फिर आता 7th पॉइंट, मैनेजमेंट एंड ओनरशिप। कंपनी के केस में देखो, अभी तक क्या पढ़ रहे थे हम, सोल प्रोप्राइटर। मैंने अपनी दुकान खोली, अपनी दुकान को मैं ही देखता हूँ मींस मैनेज करता हूँ। पार्टनर्स के केस में देखा तो पार्टनर का राइट है कि वो मैनेज कर सकते हैं, करंट वो क्या कर सकते हैं बेटा, अफेयर्स ऑफ बिजनेस में क्या कर सकते हैं, इंटरफेयर कर सकते हैं, क्योंकि उनका राइट बनता है। लेकिन कंपनी के केस में क्या है, पब्लिक कंपनी का एग्जाम्पल लेते हैं। 1 लाख लोगों ने शेयर खरीद रखा है, यहाँ पे 2 लोगों की सोच नहीं मिलती। 1 लाख लोग, 1 लाख मालिक एक कंपनी के, उनकी क्या सोच मिल जाएगी? और अगर सोच नहीं मिलेगी तो फिर बिजनेस कैसे चलेगा? क्योंकि सब सोचेंगे मेरे हिसाब से बिजनेस चले, मेरे हिसाब से बिजनेस चले, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए हुआ क्या, कंपनी को बनाया ही इस तरह से गया है कि कंपनी का मैनेजमेंट अलग होता है और कंपनी के ओनर्स अलग होते हैं। तो मैनेजमेंट एंड ओनरशिप आर डिफरेंट। तो कंपनी इज नॉट मैनेज बाय ऑल द मेंबर, जितने भी मेंबर सब मैनेज नहीं करते, बट बाय दी चूजन रिप्रेजेंटेटिव कॉल्ड डायरेक्टर। तो जो मेंबर होते हैं यही सिलेक्ट करते हैं, इलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं कुछ लोगों को, जिनको हम डायरेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्या हुआ, मैनेजमेंट अलग हो गया और ओनरशिप अलग हुई। तो मालिक लोग डायरेक्टली मैनेज नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनसे पूछ कर हर एक चीज की जाती है। 8वां पॉइंट आता है कॉमन सील। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अ कंपनी में और मे नॉट हैव कॉमन सील। इफ इट हैज अ कॉमन सील, अगर कॉमन सील है तो भाई वो अपने हर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पे क्या करेगी बेटा, अफिक्स यानी ठप्पा लगाएगी। आई बात समझ में? तो ये सिंपल सिंपल से क्या थे बेटा, इसके फीचर्स थे। अब बढ़ते हैं आगे, पार्टनरशिप वर्सेस कंपनी पढ़ते हैं, दैट मींस इनके बीच में डिफरेंस देखते हैं। और आपको अच्छे से पता है, पढ़ा हुआ है आपने, मोड ऑफ फॉर्मेशन कैसे बनाए जाते हैं। पार्टनरशिप 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर के बनाते हैं, और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग बनती है, एग्रीमेंट करते हैं। एग्रीमेंट नहीं होगा तो कैसे होगा बेटा, सारी बातें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की मानी जाएंगी। फिर अगर कंपनी के केस में बात करें तो कंपनी एक्ट 2013 है, उसके अंदर जो आपको कानूनी प्रक्रिया बताई गई है उसके हिसाब से, है ना, प्रोसेस ऑफ लॉ, उसको फॉलो करते हुए आपको क्या करना है, कंपनी को बनाना है। फिर आता है रेगुलेशन एक्ट। कौन सा एक्ट है जो पार्टनरशिप बिजनेस को रेगुलेट करता है और कौन सा एक्ट है जो कंपनी को रेगुलेट करता है? तो अभी हमने पढ़ा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 रेगुलेट करता है पार्टनरशिप को, और कंपनीज एक्ट 2013 रेगुलेट करता है किसको, कंपनी को। ओके, फिर नंबर ऑफ मेंबर के बारे में बात करते हैं। तो पार्टनरशिप के केस में 2 मिनिमम लोग होने ही चाहिए और मैक्सिमम 50 हो सकते हैं, एज पर सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। फिर कंपनी के केस में बात करें तो कंपनी वैसे भी 2 तरह की होती है। तो पहला आता है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी मिनिमम 7 लोग होने चाहिए और मैक्सिमम की कोई लिमिट ही नहीं है। लेकिन अगर हम प्राइवेट कंपनी के बारे में बात करते हैं तो प्राइवेट कंपनी के मिनिमम 2 लोग होने चाहिए और मैक्सिमम 200 लोग हो सकते हैं, एक्सक्लूडिंग प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉय मेंबर्स। यानी प्रेजेंट में या पास्ट में कोई इंप्लॉय था जिसने प्राइवेट कंपनी के शेयर्स ले रखे थे, तो वो क्या होगा बेटा, उसको एक्सक्लूड कर देंगे। उसके अलावा 200 लोग हो सकते हैं मैक्सिमम। अब प्राइवेट कंपनी का एक और टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं 1 पर्सन कंपनी। नाम से ही पता चल रहा है इसके अंदर एक ही इंसान मेंबर बन सकता है, मैक्सिमम और मिनिमम।
ओके तो ये हो गया आपके 3 पॉइंट्स। फिर आते हैं लायबिलिटी के बारे में। लायबिलिटी यहाँ पे अनलिमिटेड होती है। यहाँ पे लायबिलिटी मैंने आपको बता दी लिमिटेड भी होती है, लिमिटेड बाय गारंटी भी होती है और अनलिमिटेड भी हो सकती है, नॉर्मली लिमिटेड ही होती है। फिर बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की, प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो डिसाइड होता है उसके अकॉर्डिंग पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग होती है। और अगर एग्रीमेंट नहीं है या पॉइंट साइलेंट है एग्रीमेंट के अंदर, पार्टनरशिप डीड के अंदर, तो एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 इक्वल बांटा जाता है प्रॉफिट को। और अगर हम कंपनी के केस में बात करते हैं तो कंपनी नॉर्मली प्रॉफिट कमाती है, सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर को देती है, फिर इक्विटी शेयर होल्डर से पूछती है कि आप बताओ कितना शेयर बांटे, क्योंकि हमें कुछ पैसा अपने बिजनेस में दोबारा से इन्वेस्ट करना है, यानी रिटेन करना है। तो यहाँ पे एनुअल जनरल मीटिंग होती है और शेयर होल्डर्स से मीटिंग में वोटिंग करवा करके पूछा जाता है। और प्लस हम इसमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो बोलता है, यानी जो हमारी रूल बुक है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है बेटा, कंपनी का प्रॉफिट बांटा जाता है, जिसको हम डिविडेंड बोलते हैं। फिर आता है ऑडिट। सर ऑडिट क्या होता है बेटा? ऑडिट का मतलब होता है चेकिंग ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट को चेक करना। तो पार्टनरशिप के केस में ऑडिट, जो ऑडिट है वो मैंडेटरी नहीं है, इज नॉट मैंडेटरी, यानी पार्टनरशिप के अकाउंट्स को चेक कराना कानूनी रूप से कंपलसरी नहीं है, लेकिन कंपनी के केस में है। क्यों? क्योंकि कंपनी एक बड़ी फॉर्म ऑफ बिजनेस है ना, तो इसमें ज़्यादा लोग इन्वॉल्व है, जितने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं उतना सेफ्टी गवर्नमेंट को रखनी पड़ती है। फिर बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो यहाँ पे सारे मैनेजमेंट की बात करें तो सारे पार्टनर मिलकर मैनेज करते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कुछ लोगों को चुना जाता है जिनको डायरेक्टर बोलते हैं, वो मैनेज करते हैं। ओके 8वां पॉइंट आता है ट्रांसफर ऑफ शेयर। तो यहाँ पर भाई आपने पढ़ा होगा पार्टनरशिप के केस में कि कोई भी पार्टनर नए पार्टनर को एडमिट करने के लिए डिसअलाउ कर सकता है। तो कहने का मतलब क्या है कि कोई यहाँ पे भी फ्रीली ट्रांसफर नहीं होते शेयर्स, ठीक। लेकिन अगर हम बात करते हैं पब्लिक कंपनी की या कंपनी की, तो पब्लिक कंपनी के केस में फ्रीली ट्रांसफर है, लेकिन प्राइवेट कंपनी के केस में रिस्ट्रिक्शंस हैं। फिर बात करते हैं बिजनेस की। तो बिजनेस क्या कर सकती है? पार्टनरशिप कुछ भी बिजनेस कर सकती है, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन कंपनी क्या कर सकती है? कंपनी वही बिजनेस कर सकती है जो उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा होता है। सर ये क्या हो गया एकदम से, बताओ क्या होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन? तो बेटा दो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर, और एक तरह से मान लो एक जन्म कुंडली है, इसके अंदर छोटी छोटी सारी बातें लिखी होती हैं। जैसे इसके अंदर क्लॉजेज होते हैं, जो भी पॉइंटर्स होते हैं वो क्लॉजेज होते हैं। तो जैसे कैपिटल क्लॉज, तो उस क्लॉज के अंदर सारी बातें कैपिटल से रिलेटेड लिखी होगी कि मैक्सिमम कैपिटल कितनी हो सकती है, ये पब्लिक को कैसे इशू कर सकते हैं, इसकी पेड अप कैपिटल कॉल्ड अप कैपिटल कितनी होती है। फिर सिचुएशन क्लॉज आता है। सिचुएशन क्लॉज में क्या है कि कहाँ कहाँ पे ये कंपनी सिचुएटेड है, यानी इसका हेड ऑफिस कहाँ है, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, इसकी ब्रांचेस कहाँ है, इसके गोडाउन्स कहाँ है, तो वो सारे एड्रेसेस उसके अंदर लिखे होते हैं। फिर ऑब्जेक्ट क्लॉज के बारे में, जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर क्या होता है, इसमें ऑब्जेक्टिव यानी जो लक्ष्य होता है, किस वजह से इस कंपनी को बनाया गया है वो लिखा होता है। और ये जो एमओए होता है और एओए होता है, यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये कंपनी को बनाते वक्त ही बना करके सबमिट किया जाता है गवर्नमेंट के पास। अभी देखेंगे ना। तो अब समझ में आया कि जो ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर लिखा होगा वही काम वो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। ओके फिर बात करते हैं वाइंडिंग अप, यानी बिजनेस को बंद करने की। तो पार्टनरशिप के केस में वाइंडिंग अप तो बोलते ही नहीं, हम बोलते डिसोल्यूशन। और डिसोल्यूशन कैसे हो सकता है? वॉलंटरी भी हो सकता है कि सारे पार्टनर एग्री करते तो अपना एग्रीमेंट करके डिसॉल्व कर सकते हैं, या फिर कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू भी हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कंपनी के केस में, तो कंपनी के केस में बनाया था कानून ने तो मिटाएगा भी कानून। तो कंपनी एक्ट 2013 की जो प्रिस्क्राइब्ड प्रोसेस है उसके थ्रू कंपनी को वाइंड अप किया जा सकता है। फिर आता है स्टेबिलिटी। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी तो देखो भाई पार्टनरशिप के केस में कि जहां इनकी लड़ाई हुई ये छोड़ छाड़ के चले जाएंगे और कहेंगे मैं पार्टनर नहीं हूं, तो वहीं पे पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर डेथ हो जाए, लुनेसी यानी पागल हो जाए, कोई बैंकरप्ट हो जाए यानी कंगाल हो जाए, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो सारे जो पॉइंट अब तक सारी चीजें क्या हो गई होंगी भाई, आपको एकदम रिवाइंड हो गई होगी कि सारी चीजें बता रखी है। चलिए अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ कंपनी की। जैसा कि मैंने आपको बताया दो तरह की कंपनी होती है। सर ये दो तरह की है, तीन तरह की है, बताया ना। प्राइवेट कंपनी का एक और टाइप होता है जिसको हम 1% कंपनी बोलते हैं। ओके तो चलिए उसको देखते हैं। तो सबसे पहले 1% कंपनी पढ़ते हैं, नाम से ही पता चल रहा है एक इंसान इसमें मेंबर है। तो सबसे पहले क्या आया, सेक्शन 2 क्लॉज 62 कंपनी एक्ट 2013 का कहता है कि 1% कंपनी
डिफाइन कर रहा है 1% कंपनी एज 1% कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज ओनली 1% एज मेंबर। कि 1% कंपनी को डिफाइन करते हुए कैसे बोलते हैं कि 1% कंपनी वो कंपनी होती है जिसका एक ही मेंबर होता है। लेकिन सर ऐसे डिटेल में समझाने में तो भाई जो समझने में जो मजा आता है वो तो भाई ऐसे नहीं आएगा। तो लो भाई डिटेल लो तुम। रूल 3 ऑफ कंपनीज एंड कॉर्पोरेशन रूल 2014 के अंदर आपको बताया गया है इसके बारे में। कह रहे हैं कि एक नेचुरल पर्सन जो होता है, नेचुरल पर्सन जो होता है वही 1% कंपनी ओपन कर सकता है। रिलायंस, टाटा ये आर्टिफिशियल पर्सन है, ये 1% कंपनी नहीं खोल सकते अपनी। लेकिन चिंटू, मिंटू, सीता, गीता, मोहन ये सब क्या कर सकते हैं, अपनी 1% कंपनी खोल सकते हैं क्योंकि ये नेचुरल पर्सन है। और साथ साथ ध्यान रखिए ये इंडियन सिटीजन भी होने चाहिए और ये इंडिया में रहते भी हों। ठीक, फिर और क्या बताया जाता है कि एक इंसान एक ही 1% कंपनी ओपन कर सकता है या फिर वो बन सकता है नॉमिनी एक कंपनी का। या तो नॉमिनी बन जाओ या 1% कंपनी खुद की खोल लो। नॉमिनी का मतलब क्या कि अगर 1% कंपनी का कोई एक ही मेंबर है, अगर उसकी डेथ हो जाती है उस केस में किसी को तो उसकी जगह संभालनी पड़ेगी, तो पहले से ही नॉमिनी बना करके रखना पड़ेगा। तो अगर कोई इंसान नॉमिनी बन चुका है तो वो 1% कंपनी खुद की नहीं खोल सकता और ना ही वो एक से ज्यादा कंपनी के क्या बन सकता है बेटा, नॉमिनी बन सकता है। ओके, फिर आता है सी पॉइंट जो बहुत ही अच्छा तो है ही। यहाँ पे बोला है कि इट कैन नॉट फॉर्म्ड फॉर चैरिटेबल पर्पस। इसको हम चैरिटेबल पर्पस के लिए फॉर्म नहीं करते, नहीं बनाते। यानी कोई भी 1% कंपनी चैरिटेबल एक्टिविटी यानी भलाई वलाई नहीं कर सकती। ओके, डी पॉइंट आता है इट कैन नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट। तो जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटी है जो एक नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन करता है वो हमारी 1% कंपनी नहीं कर सकती, यानी कोई भी बैंकिंग एक्टिविटी नहीं कर सकती। इट्स पेड अप शेयर कैपिटल इज नॉट मोर देन 50 लाख। ये चेंज होता रहता है वैसे अमाउंट, तो अभी फिलहाल के लिए क्या अभी चेक कर लेना अगर कुछ चेंज हो गया होगा तो। वैसे पेपर में इतना आता नहीं है। तो इसको जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सर पेड अप शेयर कैपिटल क्या होती है वो बेटा आपको धीरे धीरे आगे पता चल जाएगा, तो स्टे ट्यून्ड। इट्स एवरेज एनुअल टर्नओवर, देखो ये समझो एवरेज एनुअल टर्नओवर कितना, पिछले 3 साल का। तो पिछले 3 साल का जो टर्नओवर यानी सेल्स है, पूरे साल भर की सेल उन पिछले 3 सालों का एवरेज जो होगा वो बेटा 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट एक्सीड 2 करोड़। ओके, फिर 1% कंपनी का मिनिमम एक डायरेक्टर हो सकता है और मैक्सिमम 15 डायरेक्टर हो सकते हैं, यानी मैनेजमेंट में जो जाते हैं लोग, रिप्रेजेंटेटिव्स बताया था ना अभी। तो ये हो गई भाई 1% कंपनी के बारे में। अब बात करते हैं प्राइवेट कंपनी क्या होती है। प्राइवेट कंपनी बहुत अच्छी है भाई। प्राइवेट कंपनी वो होती है विच हैज अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। तो बेटा जैसे एक्ट होता है उसके साथ साथ रूल्स भी होते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा था ना, ये देखो रूल्स है, रूल्स 2014 कंपनी के। तो एक्ट को चलाने के लिए रूल्स होते हैं, तो उन रूल्स के अंदर ना ये सारी चीजें बताई जाती हैं कि रूल्स में बताया कि मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल प्राइवेट कंपनी कितनी होनी चाहिए, क्योंकि वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है ना। तो रूल चेंज करना आसान है, कानून को चेंज करना मुश्किल है। इसलिए जहां पे भी आपको दिखे मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में भी प्रेस्क्राइब्ड, एज में भी प्रेस्क्राइब्ड, दैट मींस वो बार बार कह रहा है रूल्स जाकर देखो, रूल्स जाकर देखो। ठीक है, फिर इन्होंने बोला कि अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो प्राइवेट कंपनी वो होती है जो रिस्ट्रिक्ट होता है कि वो अपने शेयर को किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकती, राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर। वो अपने शेयर्स को किसी को भी ट्रांसफर नहीं कर सकते उसके मेंबर्स। ओके, चलिए फिर आता है अगला पॉइंट, एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1% कंपनी। 1% कंपनी के अलावा अगर हम बात करें, लिमिट्स ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर एक्सक्लूडिंग इट्स प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉय मेंबर इज 200। तो मैक्सिमम 200 लोग ही हो सकते हैं। ठीक है, और इन 200 लोगों में क्या एक्सक्लूड है बेटा, इसमें एक्सक्लूड है पास्ट और प्रेजेंट एम्प्लॉय मेंबर, यानी ऐसे एम्प्लॉय जो पहले काम करते थे या ऐसे एम्प्लॉय जो अभी काम करते हैं लेकिन उन्होंने शेयर भी खरीद रखा है इसलिए वो मेंबर भी हैं। तो उनको हटा करके उनके अलावा कितने होने चाहिए बेटा, 200 लोग हो सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आती है कि अगर 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर के ज्वाइंटली क्या करते हैं बेटा, प्राइवेट कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं, कोई भी शेयर खरीद रहे हैं, तो उनको सिंगल काउंट किया जाएगा, एक ही काउंट किया जाएगा। मतलब आप और मैं मिलकर के प्राइवेट कंपनी का एक शेयर खरीद रहे हैं तो हम दोनों को एक ही काउंट किया जाएगा। सी पॉइंट आता है प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी को साफ साफ मना करा है, प्रोहिबिट किया है कि वो इनवाइट नहीं कर सकती पब्लिक को कि आओ हमारे शेयर्स को सब्सक्राइब कर लो, हमारी सिक्योरिटीज यानी डिबेंचर्स को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो ये भी नहीं कर सकती। तो ये जो जहाँ पे क्वालिटीज दिख जाए समझ जाओ वो प्राइवेट कंपनी है। और प्राइवेट कंपनी के जो मिनिमम
डायरेक्टर हैं वो बेटा कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, और मैक्सिमम 15 हो सकते हैं। और प्राइवेट कंपनी अपने नाम के पीछे क्या लगाती है बेटा, प्राइवेट लिमिटेड लगाती है, सरनेम। ओके चलो फिर बात करते हैं पब्लिक कंपनी की। पब्लिक कंपनी क्या है? अ पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। वाओ, कह रहे जो प्राइवेट कंपनी है वही पब्लिक कंपनी है। चलो देख लेते हैं आगे क्या बोलते हैं। A public company is a company which has a minimum paid up share capital, जिसकी minimum paid up share capital as may be prescribed। सर ये तो बिल्कुल सेम लाइन चिपका दी। हाँ भाई देखो, अब वहां पे रूल्स जाकर देखो पब्लिक कंपनी के लिए कितना प्रेस्क्राइब किया है, तो दोनों का जो अमाउंट है, प्राइवेट कंपनी का जो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल है और जो पब्लिक कंपनी की मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल है वो अलग अलग होगी। ओके, सी पॉइंट आता है बहुत इंटरेस्टिंग कि अ पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज अ प्राइवेट कंपनी। पहले पॉइंट में मना करते हैं, तीसरे पॉइंट में कहते हैं हाँ प्राइवेट कंपनी भी पब्लिक कंपनी हो सकती है। लेकिन बेटा इतना आसान नहीं, आगे देखो क्या लिखा है। और जो लिखा उससे पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूं कि मान लो एक प्राइवेट कंपनी है, एक पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। अब पब्लिक कंपनी ने प्राइवेट कंपनी के बहुत से शेयर खरीद रखे हैं जिससे वो उसको कंट्रोल कर सकती है। तो बेटा इस केस में पब्लिक कंपनी होल्ड कर रही है प्राइवेट कंपनी को, तो इसको हम और क्या बोल सकते हैं, होल्डिंग कंपनी। क्या बेटा, होल्डिंग कंपनीज बोल सकते हैं। ओके, अब अगर ये होल्डिंग कंपनी है तो जिस भी कंपनी के शेयर्स, जिस भी कंपनी को होल्ड किया जाता है वो कंपनी सब्सिडरी कंपनी कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, सब्सिडरी कंपनी। तो अगर किसी भी प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी होल्ड कर रही है तो वो प्राइवेट कंपनी भी पब्लिक कंपनी हो जाती है, क्योंकि वो किसके खानदान की हो गई भाई, पब्लिक कंपनी के। अगर याद रखने के लिए समझाऊं तो ऐसे, ठीक है। तो एक प्राइवेट कंपनी बीइंग अ सब्सिडरी कंपनी, यानी कोई भी प्राइवेट कंपनी जो एक सब्सिडरी कंपनी होती है एक पब्लिक कंपनी की, नॉट अ प्राइवेट कंपनी। मतलब नॉट अ प्राइवेट कंपनी मतलब जो पब्लिक है, तो पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी कंपनी कोई अगर प्राइवेट कंपनी है तो वो भी पब्लिक है, ठीक है। फिर इन्होंने बताया कि भाई मिनिमम 7 लोग हो सकते हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती। 3 मिनिमम डायरेक्टर होने चाहिए, मैक्सिमम 15 होने चाहिए। और पब्लिक कंपनी अपने नाम के पीछे लिमिटेड लगाती है। तो हमें क्या समझ में आया, डायरेक्टर की अगर हम बात करें तो 1% कंपनी में मिनिमम 1 डायरेक्टर, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर, और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर होने चाहिए। और सभी के सभी कंपनीज में मैक्सिमम डायरेक्टर कितने हो सकते हैं, 15। चलिए सर ये भी समझा दिया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। अब बेटा लिमिट लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर, प्राइवेट या पब्लिक कंपनी, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको समझा चुका हूँ, बिल्कुल सेम सेम सेम। ओके, आई होप आप इसको रीड कर लीजिए आराम से, सेम वही बातें लिखी और कुछ नहीं लिखा। लैंग्वेज बहुत मैटर कर जाती है, अगर आपसे थियरी पूछी गई काफ़ी मैटर करती है। और CUT में अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो फिर तो आपको ऑप्शन मिल ही जाएंगे, बट वहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी पढ़ते हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो कंपनी कैसे बनती है ये जानना बहुत जरूरी है। तो इसके 4 स्टेप है, पहला है प्रमोशन, दूसरा है इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, तीसरा है कैपिटल सब्सक्रिप्शन, चौथा है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो चलो पढ़ते हैं पहला, दूसरा और तीसरा चौथा एक साथ। तो सबसे पहले आता है, फर्स्ट जो आया है वो है प्रमोशन। तो प्रमोशन क्या है, ये पहली स्टेज है। यहाँ पे क्या होता है कि एक इंसान या कुछ लोग मिलकर के, ग्रुप ऑफ पर्सन एग्री करते हैं कि हम एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ कंपनी, कंपनी के रूप में हम एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो वो लोग जो स्टार्ट करें, यही पहला स्टेज हो गया, यही पहला स्टेप हो गया। और इन लोगों को क्या बोलते हैं बेटा, प्रमोटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, प्रमोटर्स बोलते हैं। ठीक है, यहां से काम शुरू। अब अगला देखो भाई, अगला सेकंड, यहाँ पे मजा आता है। अब ये प्रमोटर ने डिसाइड तो कर लिया कि कंपनी खोलेंगे, फिर कुछ नाम भी सोचा होगा। अब जब नाम सोचा होगा तो भाई ये सबसे पहले कहाँ जाएंगे, इनको पता चलता है कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से कंपनी को क्या कराना पड़ता है, रजिस्टर कराना पड़ता है। और अगर कंपनी को रजिस्टर कराना पड़ता है तो कोई तो होगा जो रजिस्टर करता होगा गवर्नमेंट के बिहाफ पे, तो उस इंसान को बोलते हैं हम ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। क्या बोलते हैं बेटा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज बोलते हैं, ROC। अब जो भी नाम सोचा ये जाएंगे ROC के पास, ROC को बोलेंगे कि भाई हमने ना अपनी कंपनी का ये नाम सोचा है। तो ROC क्या करेगा, चेक करेगा कि क्या इससे पहले कोई और कंपनी तो नहीं है इस नाम की। अगर इनका नाम बिल्कुल यूनिक होगा, बिल्कुल किसी से मैच नहीं करता होगा, तो वो बोलेगा ठीक है ये नाम बढ़िया, अप्रूव कर देगा। और जैसे ही वो अप्रूव करेगा, कहेगा आप चलो एक काम करो, 4 चीजें लेकर आओ। तो उन्होंने पूछा कौन सी 4 चीजें,
तो उन्होंने कहा हम बताते हैं ना, पहला तो लेकर आओ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दूसरा लेकर आओ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तीसरा लेकर आओ आप कंसेंट। सर कंसेंट क्या होती है बेटा? मंजूरी, सहमति। किसकी सहमति? डायरेक्टर की, फर्स्ट डायरेक्टर, कंसेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर, उसकी मंजूरी लेकर आओ कि वो डायरेक्टर के रूप में काम करना भी चाहता है कि नहीं, ठीक है। और फिर लेकर आओ क्या, एक डिक्लेरेशन लेकर आओ कि ये डायरेक्टर ही डिक्लेरेशन देगा कि कंपनी एक्ट की जितनी भी रिक्वायरमेंट थी इस कंपनी ने पूरी कर दी है। ये 4 चीजें लेकर आओ, और अगर इन 4 चीजों को देख करके वो सेटिस्फाई होता है कि हाँ कंपनीज एक्ट की सारी जो रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल हो चुकी हैं, तो आरओसी क्या करेगा? आरओसी एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा। किस चीज का सर्टिफिकेट? इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन मतलब बनना, कि कंपनी बन गई, उस बात का एक सर्टिफिकेट दे देगा। जैसे बच्चा पैदा होता है तो हॉस्पिटल वाले क्या देते हैं? बर्थ सर्टिफिकेट। तो ये कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट है, ठीक है। आई होप जैसे ये मतलब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है तो हम कहते हैं कंपनी एग्जिस्टेंस में आ गई है, कंपनी पैदा हो गई है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, फिर थर्ड और फोर्थ पॉइंट एक साथ पढ़ते हैं, कैपिटल सब्सक्रिप्शन और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो देखो अब कंपनी पैदा हो चुकी है, लेकिन उसके बाद जब पैसा आएगा तभी तो वो बिजनेस शुरू करेगी, तो इसलिए पहले पैसा। तो अगर हम प्राइवेट कंपनी के बारे में बात करें तो प्राइवेट कंपनी अपने मेंबर जिस भी तरीके से चुनती है, उनसे जिस भी तरीके से पैसा लेती है, उसको बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। लेकिन नॉर्मली हम बात करने वाले हैं यहाँ पे इस चैप्टर में पब्लिक कंपनी की, तो पब्लिक कंपनी की तरफ बढ़ते हैं। पब्लिक कंपनी क्या करती है? पब्लिक को इशू कर देती है कि जाओ, मतलब जाओ नहीं, मतलब कहती है लो हम आपको ऑफर देते हैं, खुला ऑफर है, इनविटेशन देते हैं कि आओ हमारे शेयर्स खरीद लो, हमें पैसा दो और इसके थोड़े से मालिक बन जाओ इस कंपनी के, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कैपिटल सब्सक्रिप्शन। अब ये सारी चीजें होती है और जैसे ही पैसा आता है तो बिजनेस शुरू हो जाता है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस हो जाता है। लेकिन कुछ बातों को ध्यान देना होता है, यहाँ पे भी डिक्लेरेशन देनी होती है आरओसी को। कौन डिक्लेरेशन देगा? डिक्लेरेशन देगा डायरेक्टर। किसको? आरओसी को डिक्लेरेशन देगा कि भाई जितना भी हमने शेयर इशू किया और मिनिमम जितना लोगों को ले लेना चाहिए था उतना ले लिया है, ठीक है। और वो बात कहाँ लिखी होती है बेटा? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी MOA में लिखी होती है, ठीक है, कैपिटल क्लॉज में। तो उतना मिनिमम क्या ले लिया बेटा? सब्सक्राइब कर लिया है लोगों ने इस कंपनी के शेयर्स को। फिर उसके बाद जब ये सारी चीजें होती है, तुम पैसा लेके बैठे हो तो तुम्हें एक काम और करना पड़ेगा, आरओसी के पास अपने जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उसको वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा कि भाई तुम्हारा जो एक्चुअल में ऑफिस है वहां पे कोई है भी कि नहीं है। पता चले तुमने कंपनी से पैसा ले लिया, देश से निकल चुके हो, तो रजिस्टर्ड ऑफिस जहां है आपका उसको वेरीफाई करवाना पड़ेगा आरओसी से। तो आई होप ये आपको पूरी प्रोसेस समझ में आ गई किस तरह से कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है। फिर बात करते हैं प्रोस्पेक्टस की। सर ये किस खेत की मूली का नाम है? तो बेटा प्रोस्पेक्टस, अभी मैंने आपको बताया कि पब्लिक कंपनी क्या करती है? शेयर इशू करती है, तो वो इन्वाइट करती है। तो जैसे शादी में इन्वाइट करने के लिए इन्विटेशन कार्ड होते हैं, ऐसी पब्लिक को जब इन्वाइट किया जाता है कि आओ शेयर खरीद लो, तो उन लोगों को क्या दिया जाता है? प्रोस्पेक्टस दिया जाता है। तो प्रोस्पेक्टस का एक तरह का डॉक्यूमेंट है जो पब्लिक को इन्वाइट कर रहा है कि आओ शेयर खरीदो, ठीक है। तो पब्लिक कंपनी इश्यूज अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड प्रोस्पेक्टस। पब्लिक कंपनी एक डॉक्यूमेंट इशू करती है जिसका नाम प्रोस्पेक्टस है, जिसके अंदर सारी टर्म एंड कंडीशन लिखी होती है इशू की। इशू मतलब देना, कि भाई हम लोगों को इशू कर रहे हैं, दे रहे हैं शेयर्स, तो उसकी टर्म एंड कंडीशन सारी लिखी होगी, कैसे कैसे भाई शेयर इशू हो सकता है, कितना आपको मिनिमम शेयर खरीदना पड़ेगा, कितने रुपए का शेयर है, पहली बार जब पैसा दोगे टोकन मनी कितनी देनी पड़ेगी, सारी चीजें लिखी होती है, हर एक चीज। इवन ये भी लिखा होता है कि जो पैसा कंपनी आपसे ले रही है शेयर्स के बदले में, वो उस पैसे का करेगी क्या, तो पर्पस भी लिखा होता है, फॉर विच द प्रोसीड ऑफ द सिक्योरिटी शैल बी यूज्ड। थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं। प्रोस्पेक्टस मीन्स अ डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड और इशूड एज प्रोस्पेक्टस। मतलब जो कंपनी एक्ट के अंदर सेक्शन धाराएं लिखी होती हैं उसको पढ़ने में मजा बहुत आता है। देखो लिखते कितने स्टाइल से, कह रहे हैं प्रोस्पेक्टस मीन्स एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड और इशूड एज प्रोस्पेक्टस, मतलब जिसको हमने डिस्क्राइब कर दिया कि ये प्रोस्पेक्टस है तो ये प्रोस्पेक्टस है, हमने इशू कर दिया कि ये प्रोस्पेक्टस है तो ये प्रोस्पेक्टस है। तो स्टाइल देख रहे हो। एंड इंक्लूड द रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्ट। इसके अंदर और क्या इंक्लूड होता है? एक तो इन्होंने बोल दिया कि जो भी हम बोल रहे हैं वो प्रोस्पेक्टस है, प्लस इसमें इंक्लूड कर लेना रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस, शेल्फ प्रोस्पेक्टस। एक तरह से ये प्रोस्पेक्टस के टाइप है, वैसे मैं आपको बताऊं, ठीक है। एनी नोटिस, कोई नोटिस भी होगा, कोई सर्कुलर भी होगा, कोई एडवर्टीजमेंट भी होगी, या कोई भी डॉक्यूमेंट होगा जो इन्वाइट करने का दम रखता है, मतलब ऐसा कोई कागज का टुकड़ा जिसपे लिखा हो आ जाओ शेयर ले लो,
मतलब इनवाइट कर सके पब्लिक को, तो वो क्या है बेटा, वो होता है प्रोस्पेक्टस। आई होप आपको प्रोस्पेक्टस समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस समझते हैं। सर अब ये क्या है, देखो अभी हमने पढ़ा इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, कि कंपनी को कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाता है। तो कंपनी पैदा हुई नहीं, लेकिन उससे पहले खर्चे हो रहे हैं, उन्हीं खर्चों को हम क्या बोलते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर द एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी। ठीक है, एक कंपनी को बनाने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। और मैं आपको बताऊं, आरओसी यानी गवर्नमेंट के बिहाफ पे जो इंसान है, ये भी तो कुछ चार्जेस ले रहा होगा, फीस ले रहा होगा, जो गवर्नमेंट ने तय करी है कि कोई भी कंपनी खोलेगा तो वो इतना फीस सबमिट करेगा। एमओए और एओए लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं, तो कोई लीगल प्रोफेशनल किसी वकील के पास जाकर के या किसी ऐसे इंसान के पास जाकर के जिसके पास ये नॉलेज है, उससे एमओए और एओए बनवाने में पैसे लगते हैं, वो आपके लिए फ्री में काम नहीं करेगा। और प्रोस्पेक्टस छपवाना, अभी हमने प्रोस्पेक्टस पढ़ा ये वाला, ठीक है, ये प्रोस्पेक्टस छपवाने के लिए भी क्या होता है बेटा, पैसे लगते हैं, लोगों तक पहुंचाने के लिए पैसे लगते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, और प्रोस्पेक्टस आप बैठ कर के लिखोगे, वो भी बनवाना पड़ता है। ओके, तो ये सारे क्या होते हैं बेटा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं। इनको विद इन अ ईयर राइट ऑफ किया जा सकता है सिक्योरिटीज प्रीमियम से और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से, यानी जो कंपनी का प्रॉफिट या लॉस आता है उससे राइट ऑफ किया जा सकता है। ओके, अब बात करते हैं शेयर कैपिटल की। किसकी बेटा, शेयर कैपिटल की बात करते हैं। शेयर कैपिटल क्या होती है, अभी मैंने बताया कि पूरी कैपिटल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं, इसलिए उसको शेयर कैपिटल बोलते हैं। ठीक, अब इस जैसे मैंने आपको बताया एमओए के अंदर कैपिटल क्लॉज होता है, उसमें कैपिटल की सारी दास्तान लिखी होती है। तो उसके अंदर सबसे पहले पता है क्या लिखा होता है, कि एक पब्लिक कंपनी अपने पूरे जीवन काल में पब्लिक से कितना पैसा ले सकती है एज अ कैपिटल, उसको हम बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल बोलते हैं। ठीक, इसको और दूसरे नामों से जाना जाता है, क्या नाम है बेटा इसका, नॉमिनल कैपिटल। नॉमिनल कैपिटल, और क्या बोलते हैं बेटा इसको, रजिस्टर्ड कैपिटल। समझ में आ रही है बात। अब ये मैक्सिमम लिमिट है, ये हद है, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। जैसे मान लो 100 करोड़, एक कंपनी जो है वो एक पूरे जीवन काल में 100 करोड़ से ज्यादा नहीं कर सकती, लोगों से नहीं मांग सकती, इससे ज्यादा के शेयर इशू नहीं कर सकती। आ रही है बात समझ में। तो इसके बाद अब देखो कि अब इसमें से लोगों को वो इशू करेगी, तो जो इशू किया वो इशूड कैपिटल कहलाता है। अब वो 100 करोड़ से ज्यादा तो नहीं कर सकती, तो ऑब्वियसली या तो इशूड कैपिटल इसके बराबर होगी या इससे कम होगी। तो मान लो इन 100 करोड़ रुपए में से मान लो 1 लाख रुपए के शेयर इशू कर दिए, ठीक है, 1 लाख के शेयर इशू कर दिए। अब हमने बोला कि आओ हमारे 1 लाख रुपए के शेयर ले लो, क्या जरूरी 1 लाख के सारे शेयर बिक जाएंगे? तो जो लोग सब्सक्राइब करेंगे वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, यानी मैक्सिमम वो 1 लाख दे रहे हैं, तो इससे ज्यादा तो ले नहीं सकते हमसे, जबरदस्ती थोड़े ना ले जाएंगे हमसे। तो इशूड कैपिटल जब हमने इशू करा तो 1 लाख या 1 लाख से कम लोग सब्सक्राइब करेंगे। सर अगर किसी ने ज्यादा पैसा दे दिया, अरे नहीं नहीं तुम दे दो, तो भाई उसके पैसे लौटाने पड़ेंगे, वो आगे भी हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल के टाइम पे हम। तो मान लो ये जो शेयर था वो 10 रुपए का एक था, ठीक है, 10 रुपए का एक था। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल, तो हमने हर शेयर से बोला कि भैया तुम हर इंसान मुझे 10-10 रुपए देगा, तो 10 रुपए में से आप एक काम करो, 10 रुपए में से आप हम मुझे 6 रुपए दे दो, और 4 रुपए अभी मत देना। तो इस सब्सक्राइब्ड कैपिटल में से क्या निकला बेटा, 6 रुपए मांगे, मांगने का मतलब कॉल्ड अप, मांगने का मतलब कॉल्ड अप, मांग लिए, कॉल, ठीक है। और 4 रुपए नहीं मांगे, ये क्या है बेटा, अनकॉल्ड, अनकॉल्ड शेयर कैपिटल या कैपिटल। अब मैंने बोला 6 दे दो, तो क्या कितने देंगे, या तो 6 रुपए देंगे, 6 रुपए से कम देंगे, हो सकता है किसी के पास पैसे ना हो। तो मान लो इस 6 रुपए में से किसी ने मुझे क्या कर दिया बेटा, किसी ने मुझे 4 रुपए दे दिए और 2 रुपए नहीं दिए, तो बेटा ये 4 रुपए क्या है, जो दे दिया, पे कर दिया, तो पेड अप शेयर कैपिटल। तो यही थी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल पता है आपको, ये रही पेड अप शेयर कैपिटल या सब्सक्राइब्ड कैपिटल में से जो हमने मांगा, कॉल्ड अप में से जो सामने वाले ने दिया, वो पेड अप कैपिटल है। तो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल आपको अब समझ में आ गया होगा। और जो 2 रुपए नहीं दिए वो क्या है बेटा, अनपेड, क्या है, अनपेड कैपिटल।
अब ये जो बात रही अनकॉल्ड कैपिटल की, ये अनकॉल्ड कैपिटल बेटा 4 रुपए। पहली बात तो या तो ये मांगे क्यों नहीं अनकॉल्ड कैपिटल, तो बेटा ये जो मांगा नहीं, कई बार क्या होता है कंपनी वाइंड अप के टाइम पे चाहती है कि भाई जब हमारा मुसीबत का टाइम होगा, वाइंड अप, जब हम अपने बिजनेस को बंद कर रहे होंगे तो भी तो हमारे बहुत खर्चे होंगे, उस टाइम पे ये पैसा ले आना, इसलिए हम इसको रिजर्व करके रख रहे हैं। क्या करके बेटा? रिजर्व करके रख रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? रिजर्व कैपिटल भी बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, पूरा टाइप ऑफ कैपिटल मैंने आपको समझा दिया। अब बात आती है आगे, और वो है क्या? काइंड्स ऑफ शेयर, कि शेयर कितने तरीके के होते हैं, तो 2 तरीके के होते हैं, और बस इसके बाद तो चैप्टर आपका ये फिनिश। ओके, तो 2 तरह के, एक होता है प्रेफरेंस शेयर, एक होता है इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होता है जिसके पास 2 राइट्स होते हैं जो इक्विटी के पास नहीं होते। पहला, कि जब भी प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट जब बांटा जाएगा तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर को दिया जाएगा। ओके, और जब भी कंपनी बंद होगी, कैपिटल की रीपेमेंट होगी, पैसा लौटाया जा रहा है शेयर होल्डर्स को, तो उनको सबसे पहले पैसा लौटाया जाएगा। किनको? प्रेफरेंस शेयर्स को। ये 2 राइट होते हैं, इसलिए इनको प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं। सर मतलब ये बहुत मतलबी लोग हैं, अपना पैसा, अपना प्रॉफिट संभाल के रखते हैं, ये ज्यादा रिस्क नहीं लेते। एक्चुअल में सबसे ज्यादा रिस्क यही ले रहे हैं इक्विटी शेयर होल्डर तो। बिल्कुल, इसलिए ये अल्टीमेट रिस्क बियरर होते हैं, ये अल्टीमेट ओनर ऑफ द कंपनी होते हैं, असली मालिक तो यही है ना। ठीक है, तो इक्विटी शेयर कौन होते हैं? इक्विटी शेयर आर दो शेयर विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर, इसका कोई टाइप नहीं होता, सिर्फ ये इसी तरह के होते हैं। लेकिन प्रेफरेंस शेयर के टाइप होते हैं, इसको 4 पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख सकते हैं। विद द रेफरेंस ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड के अगर डिविडेंड के हिसाब से अगर हम देखें तो 2 तरह के होते हैं, एक होता है कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर और नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या है भाई? कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर का मतलब, कम्युलेट मतलब इकट्ठा कर देना, कि अगर मान लो इस साल एक प्रेफरेंस शेयर को प्रॉफिट नहीं मिला, तो वो एरियर हो गया, एरियर मतलब अनपेड रह गया। तो अगर वो कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर है, तो उसको अगले साल जब प्रॉफिट होगा कंपनी को, तो कंपनी अगर अगले साल का प्रॉफिट दे रही है, तो वो कहेगा पिछले साल का भी 2 एक साथ इकट्ठा करके, इसीलिए उसको हम क्या बोल रहे हैं? कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और जिसको नहीं मिलेगा वो नॉन कम्युलेटिव। नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर के साथ क्या होगा कि पिछले साल लॉस हुआ, प्रॉफिट नहीं मिला, तो अगले साल प्रॉफिट हुआ, पिछला भूल जाओ बेटा, आप नहीं मिलने वाला, अब इस साल हो रहा है तो ये वाला ले लो बस। फिर विद द रेफरेंस ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ सरप्लस प्रॉफिट, अब सबको प्रॉफिट डिविडेंड वगैरह बांट करके उसके बाद भी अगर प्रॉफिट रह जाता है तो उसको सरप्लस प्रॉफिट बोलते हैं। और वो सरप्लस प्रॉफिट जो होता है उसके अंदर भी अगर पार्टिसिपेट करने का राइट किसी प्रेफरेंस शेयर को मिल जाता है तो उसको हम बोलते हैं बेटा पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर। यानी ये पार्टिसिपेट कर सकता है सरप्लस प्रॉफिट में, और अगर कोई सरप्लस प्रॉफिट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता तो वो क्या कहलाएगा बेटा? नॉन पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर। फिर थर्ड रेफरेंस के हिसाब से देख, कन्वर्टेबिलिटी। कन्वर्टेबिलिटी के हिसाब से देख, कन्वर्ट हो जाते हैं प्रेफरेंस शेयर, कि जब प्रेफरेंस शेयर आप लोग अगर मान लो खरीद रहे हो, तो उसमें एग्रीमेंट जो भी होता है, जो भी प्रोस्पेक्टस के अंदर टर्म एंड कंडीशन होती है, उसमें लिखा होगा कि भाई जो प्रेफरेंस शेयर है ये कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर है, ये कन्वर्ट हो जाएंगे कुछ टाइम बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद, वो टाइम लिखा होगा। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? इक्विटी शेयर होल्डर। ये क्या बनेंगे बेटा? इक्विटी शेयर बन जाएंगे। सर ये इक्विटी शेयर क्यों बनना चाहते हैं बेटा? अल्टीमेट ओनर वही है। अगर इनको बोला 15,000 का प्रॉफिट आपको मिलेगा हर साल, इन्होंने इतना ही पैसा दे रखा, तो 15,000 फिक्स कर दिया इनका, ठीक है, और इनको कुछ नहीं मिला तो कुछ नहीं मिला, लेकिन जिस जिस दिन कंपनी को करोड़ों का प्रॉफिट हो गया तो इनको फिर भी 15,000 मिलेगा, मजे ये लेके जाएंगे। आ रही है बात समझ में? तो जो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाए वो क्या कहलाता है बेटा? कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। और जो नहीं हो सकता वो क्या कहलाता है बेटा? नॉन कन्वर्टेबल, जो कन्वर्ट नहीं होते। ओके, फिर लास्ट बचता है रिडेम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचें, तो बेटा रिडेम्पशन होता क्या है? सबसे पहले तो ये देखो बेटा, जब मैं आपको शेयर एज अ कंपनी में अगर आपको शेयर इशू कर रहा हूँ, तो आपको शेयर मिल रहे, मतलब शेयर दे रहा हूँ, तो उसको बोल रहे हैं इशू करना। अब इसका अपोजिट करते हैं कि भाई आपका हमारा शेयर आपके पास था, आपका पैसा मेरे पास था, मैंने आपका पैसा लौटा के अपना शेयर वापस ले लिया, इसको बोलते हैं रिडीम करना।
क्या बोलते हैं, रिडीम, और रिडीम वर्ड से क्या बनता है, रिडेम्पशन। तो रिडेम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दो तरह के प्रेफरेंस शेयर है, एक होता है रिडीमेबल जो रिडीम हो जाते हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, और दूसरा होता है इररिडीमेबल जो रिडीम नहीं होते हैं। बात समझ में नहीं, लेकिन ऐसा कोई शेयर होता नहीं है भाई, कंपनी एक्ट ने मना कर रखा है कि कोई भी इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं करने करेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो बेटा कुल मिला के ये चैप्टर था आपका, थियरी पोर्शन था शेयर कैपिटल का, हमने पूरी थियरी पढ़ ली, और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जिसको मैंने डिटेल में नहीं पढ़ा, हर एक चीज़ बताइए, कोई भी दिक्कत परेशानी रह जाती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सबके साथ शेयर करिए और लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लो, और आपका अभी क्या कहते हैं एग्जाम चल भी आने भी वाले हैं हाफ ईयरली के, तो अच्छे से प्रिपरेशन करो, पूरी प्लेलिस्ट तैयार है, तो जाकर के इस चैनल पर प्लेलिस्ट भी चेकआउट करो। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल दी वेरी बेस्ट, कीप ग्रोइंग।